एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आपको लगता है कि फ्रॉड होने से बचना है, तो आपको एक ही ऑप्शन है और वो है ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेना। जी हाँ दोस्तों, ईसीजीसी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां है एक्सपोर्ट के अंदर। सोचा इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ईसीजीसी एक्चुअल में है क्या है, उसके कौन से पॉलिसीज है, ईसीजीसी एक्चुअली कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, और हर एक पॉलिसी को मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये पार्ट 1 है। यहाँ पे मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईसीजीसी का प्रीमियम कैसे भरना है, क्या करना है, और अगर ईसीजीसी का क्लेम आता है तो वो कैसे क्लेम सेटलमेंट करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ये सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपको ये ईसीजीसी का बिगिनर जो गाइड है उसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो ईसीजीसी, या फिर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके वहां पे मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि ईसीजीसी है क्या। देखिए दोस्तों, ईसीजीसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सपोर्टर को हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द क्रेडिट इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या है, ईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती है कि आप काम करो, कि आप बायर के साथ क्रेडिट में डील करो। ठीक है, अगर बायर ने पेमेंट नहीं दिया तो हम लोग जो है वो आपको 80 to 90% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू पेमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए भी दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको फॉलो करने ही होंगे। अगर आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए तो आपको ईसीजीसी क्लेम नहीं देगी। अभी वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये तो आपको क्लियर हो गया कि ईसीजीसी का एक्चुअली रोल क्या है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, अभी ईसीजीसी कौन कौन से ऐसे रिस्क है जो कवर करती है। अभी 3 प्रकार के जो रिस्क है वो ईसीजीसी यहाँ पे कवर करती है। सबसे पहला रिस्क है कमर्शियल रिस्क, उसके बाद है पॉलिटिकल रिस्क, और उसके बाद है एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क। अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में कमर्शियल रिस्क है क्या। मान के चलो कि आपने यहां से एक कंटेनर मैंगो पल्प एक्सपोर्ट किया यूएस के अंदर, ठीक है, और किसी कारण आपका जो बायर है वो बायर फ्रॉड निकला, या फिर उसकी कंपनी जो है वो डूब गई, जैसे इसको हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, मतलब दिवालिया होना, या फिर बायर ने पेमेंट नहीं दिया, बायर कंट्री छोड़ के भाग गया। मान के चलो वो ना आपका फोन उठा रहा है, ना कार्गो क्लियर कर रहा है, कंटेनर आपका वहां पे पहुंच गया है, वैसे ही कंटेनर पड़ा है, वो ना कंटेनर क्लियरेंस कर रहा है, ना डिलीवरी ले रहा है, ना आपका फोन उठा रहा है, ना आपके ईमेल का जवाब दे रहा है। तो ये केस में जो है वो ईसीजीसी आपको इंश्योरेंस कवर देती है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों कमर्शियल रिस्क। कमर्शियल रिस्क का मतलब यही है कि बायर डिफॉल्ट करना, इंसॉल्वेंसी होना, या बायर कंटेनर रिलीज ही नहीं कर रहा है, आपका फोन पिकअप नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो रिस्क आती है वो कमर्शियल रिस्क आती है। कमर्शियल रिस्क में एक और भी फैक्टर आता है दोस्तों कि आपने मटेरियल वहां पे लोड कर दिया और वहां पे आपका प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, तो वो केस में बायर आपका जो है वो मटेरियल ले ही नहीं रहा है, या फिर कंटेनर क्लियरेंस ही नहीं कर रहा है, तो वो केस में भी आपको एसीसी यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। पॉलिटिकल रिस्क के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, जो भी कवर करती है ईसीजीसी। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या है दोस्तों कि मान के चलो यहाँ से आपने ईरान को एक्सपोर्ट किया बनाना, और कल को जाके अचानक से इंडिया का और ईरान का जो है वो वॉर शुरू हो गया, तो वो केस में आपका तो कंटेनर वहां पे अटक जाएगा, ना बायर आपको पैसा देगा, ना शिपिंग लाइन आपको पैसा देगी। तो वो केस में भी जो है वो आपको इसी कवर देती है। इसी को ही हम लोग पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं। पॉलिटिकल रिस्क का और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो आपने यहाँ पे लेट्स से कि आपने ओकरा एक्सपोर्ट किया दुबई के अंदर, और वहां पे जो है वो ओकरा एक्सपोर्ट करने के बाद अचानक से दुबई ने यहाँ पे इंडियन जो ओकरा, या फिर जिसको हम लोग भिंडी बोलते हैं, उसको बैन कर दिया कि भाई आज से या फिर विथ इमीडिएट इफेक्ट हम लोग ओकरा नहीं लेंगे इंडिया का। तो वो केस में आपने तो ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, लेकिन जो है वो दुबई गवर्नमेंट ने अचानक से वहां पे बैन लगा दिया, तो वो केस में भी है दोस्तों, वहां पे आपको इसी कवर देती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क। अभी मैंने ऑलरेडी एलसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एलसी में आप काम करो तो आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा, किधर भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन एलसी में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो वो केस में एलसी ओपनिंग बैंक का भी फ्रॉड होता है।
फ्रॉड का मतलब क्या है दोस्तों कि बायर आपको एलसी देगा, लेकिन जो बैंक का एलसी आपको दिया है वो एक्चुअल में बैंक होता ही नहीं है, या फिर उसका इतना क्रेडिबिलिटी नहीं होता है कि वो पैसा पे कर सके आपको। तो वो केस में भी आपको एलसी ओपनिंग बैंक का जो रिस्क है वो इसी यहाँ पे कवर करती है। अगर आपको एलसी पेमेंट टर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर नए हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके एलसी पेमेंट टर्म देख लीजिए, तो आपको आसानी से वहां पे समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, और एलसी पेमेंट टर्म कैसे काम करता है। अभी ये तीन जो मेजर चीजें हैं दोस्तों वो हमने कवर की है, या ईसीजीसी आपको कवर यहाँ पे देता है। कमर्शियल रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, और एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क हो गया। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉलिसीज है जो ईसीजीसी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल है। अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी अलग पॉलिसी है, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी अलग पॉलिसीज है, आईटी सर्विसेज अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको अलग से यहाँ पे जो है वो पॉलिसीज अवेलेबल है। लेकिन ये वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसी पॉलिसीज बताने वाला हूँ जो हर एक एक्सपोर्टर यूज करता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहली जो पॉलिसी है वो है शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, जिसको हम लोग SCR पॉलिसी बोलते हैं। अभी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से यहाँ पे रिस्क कवर होंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको SCR पॉलिसी लेना है तो यहाँ पे आपका जो टर्नओवर है वो मिनिमम 5 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो ही आप ये पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपके सारे शिपमेंट एक ही पॉलिसी में कवर होंगे। मान के चलो कि आपके पास 5 बायर है, जैसे आप दुबई, ओमान, कतार, कुवैत, ये 4 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये 5 कंट्री में आपके 5 अलग अलग बायर्स है। तो ये सारे बायर का जो रिस्क कवर है वो आपको एक ही पॉलिसी के अंदर कवर होगा। मतलब हर एक शिपमेंट के लिए आपको यहाँ पे जो है वो अलग अलग इंश्योरेंस कवर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑल शिपमेंट विल बी कवर्ड एक्सेप्ट BSAL, मतलब सारे शिपमेंट्स कवर हो जाएंगे, लेकिन BSAL के शिपमेंट जो है वो कवर नहीं होंगे। यहाँ पे BSAL का मतलब है कि बायर स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट। दोस्तों क्या होता है कि ईसीजीसी नॉर्मली कैसे काम करता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, लेकिन ईसीजीसी जो है वो एक स्पेशली बायर का लिस्ट उनके पास रहता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। तो अगर फिर भी आप वो बायर के साथ काम करना चाहते हो तो वो आपको वो ईसीजीसी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर आपका बायर वो BSAL लिस्ट में नहीं आता है तो आपके सारे शिपमेंट जो है वो कवर हो जाएंगे। अगर आप एलसी पेमेंट टर्म में भी काम करते हो तो भी यहाँ पे जो है वो आपको कवर यहाँ पे SCR पॉलिसी के अंदर मिल जाएगा। ये पॉलिसी का जो पीरियड रहेगा वो 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा। तीनों रिस्क यहाँ पे कवर किए जाएंगे, कमर्शियल रिस्क कवर किया जाएगा, पॉलिटिकल रिस्क और एलसी ओपनिंग बैंक का रिस्क भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। अभी ये अगर आप पॉलिसी लेते हो, SCR पॉलिसी लेते हो, और आपको मान के चलो कि बायर ने फ्रॉड किया या फिर पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया, तो 90% कवरेज यहाँ पे मिलता है आपको। मतलब मान के चलो कि आपने 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया, बायर ने आपके साथ फ्रॉड किया और सारे जो है प्रोसीजर्स नॉर्म्स आपने फॉलो किए, तो आपको यहाँ पे जो है वो 90% कवरेज आपको मिलता है। अभी कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है दोस्तों कि हमने इसी जगह पॉलिसी लिया था फिर भी मुझे पैसा नहीं मिला, ऐसा बहुत बार मैंने सुना है एक्सपोर्टर से। इसमें गलती जो होती है वो एक्सपोर्टर की होती है। क्या क्या गलतियां होती है वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, और कौन से हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं ये भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको इसी का पूरा जहाँ पे है जो क्लेम आपको मिल जाए। क्योंकि मैंने देखा है 13 करोड़ तक का जो क्लेम है वो दिया है इसी ने, मैंने खुद देखा है, और मैं ऐसा हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें मैंने वेरीफाई भी की है। तो इसी अगर आपको रिस्क कवर करना है तो इसी से आपको कंपलसरी लेना है, और जो भी अफवाह है उनको आप इग्नोर कर दो। दूसरा सबसे जो पॉलिसी है इंपॉर्टेंट मुझे लगता है स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए, वो है स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। अभी यहाँ पे आपने नाम सुन के आपको पता लगा होगा कि स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टर्नओवर आपका जो है वो 5 करोड़ के नीचे होना चाहिए। मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो ही आप ये पॉलिसी ले सकते हो।
और जो भी आपका एनुअल प्रीमियम भरते हो, मतलब इसी के साथ जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं दोस्तों अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए, तो उसका एक मंथली या ईयरली प्रीमियम रहता है। तो वो प्रीमियम जो है वैसे ही आपको ईसीजीसी में भी प्रीमियम भरना पड़ता है मंथली बेसिस पे, या फिर 3 मंथ के बेसिस पे, 6 मंथ के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा पॉलिसी है उसके अंदर। तो आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो 20 लाख से कम होना चाहिए, तो ही आप स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ले सकते हो। देखिए दोस्तों सिंपल है, अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप नए एक्सपोर्टर हो, तो आप स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ही ले लो। सिंपल फंडा है, यहाँ पे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सुटेबल फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स विथ लेस देन एक्सपोजर ऑफ 50 लाख। अभी इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि आपका एक बायर है, वो आपसे मटेरियल परचेस करता है और आपका इनवॉइस वैल्यू जो है वो 50 लाख से कम है, तो वो केस में जो है वो आपको स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका टर्नओवर भी कम है और जो पर बायर का आपका एक्सपोजर है या फिर आपका पर बायर का जो बिलिंग है वो 50 लाख से कम है। इसका भी पीरियड सेम जैसे दोस्तों 12 मंथ का उसका पीरियड रहता है। पूरा आपका शिपमेंट यहाँ पे कवर हो जाएगा। एक्सपेक्ट बीएसएल जैसे मैंने बताया कि बायर स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में अगर आपका बायर नहीं है, जिसको ईसीजीसी ने बैन किया है या ईसीजीसी के रेड जोन में है, वो अगर बायर आपका वो लिस्ट में अगर आपका बायर नहीं है, तो हर एक शिपमेंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। कवरिंग ऑल द रिस्क, कमर्शियल, पॉलिटिकल और एलसी ओपनिंग बैंक, ये सारे रिस्क आपके वहां पे कवर हो जाते हैं। और आपका यहाँ पे जो है कवरेज का अगर मैं बात करूं, तो ये पॉलिसी अगर आप लेते हो तो आपको 95% आपको जो है कवरेज मिलेगा अगर कमर्शियल रिस्क के अंदर। अगर पॉलिटिकल रिस्क रहा तो 100% आपको जो है वो आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। अभी यहाँ पे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी है मेरे हिसाब से वो है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी नाम सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा इसका, कि टर्नओवर आपका कितना है वो बेसिस पे सारे शिपमेंट आपको यहाँ पे एक ही जो है वो पॉलिसी के अंदर कवर करेंगे। अभी दोस्तों एससीआर और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी है, इसमें आप क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में आपका मिनिमम एनुअल प्रीमियम जो है वो 20 लाख होना चाहिए। सुटेबल फॉर बिग एक्सपोर्टर, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर जैसे कि आईटीसी हो गया या फिर हल्दीराम एक्सपोर्ट हो गया, हल्दीराम नमकीन वगैरह, उनका बहुत सारा एक्सपोर्ट रहता है, जैसे 200 कंटेनर, 300 कंटेनर, 500 कंटेनर महीने का वो लोग करते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशली पॉलिसी बनाया है, क्योंकि एक ही टर्नओवर के बेसिस पे आपको एक ही पॉलिसी लेना है और हर एक बायर आपको वहां पे हर एक शिपमेंट कवर होगा, हर एक कंट्री यहाँ पे कवर होगा। ऑल शिपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अंडर वन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों सारे जो शिपमेंट्स है वो आपको यहाँ पे कवर होंगे एक ही पॉलिसी के अंदर। लेकिन यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम जो है वो आपको 20 लाख लगेगा, लेकिन जहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में देखते हैं तो प्रीमियम आपका 20 लाख से नीचे होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी जो है वो आपको यहाँ पे बिग एक्सपोर्टर के लिए बनाई गई है। इसका भी पीरियड आपको जो है वो 12 मंथ का रहता है, 12 मंथ का रहता है। एलसी पेमेंट टर्म पे भी काम करोगे तो भी ये आपको इसी कवर देगा। सारे यहाँ पे रिस्क कवर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कमर्शियल, पॉलिटिकल और एलसी ओपनिंग बैंक का, और आपको 90% कवरेज यहाँ पे जो है इनवॉइस वैल्यू पे मिल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। चौथा है स्पेसिफिक बायर पॉलिसी या फिर बायर वाइज पॉलिसी। मान के चलो कि आपका कोई पर्टिकुलर बायर है, उसके लिए ही आपको अगर कोई भी पॉलिसी लेनी है तो ये केस में आप ये पॉलिसी ले सकते हो। इसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि ये एलिजिबल होने के लिए आपको इतना टर्नओवर चाहिए, इससे कम चाहिए। ऑल एक्सपोर्टर्स आर एलिजिबल पॉलिसी फॉर स्पेसिफिक बायर। जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि बायर वाइज पॉलिसी, तो ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर मान के चलो कि आपका कोई दुबई का बायर है जिसके ऊपर आपको ज्यादा ट्रस्ट नहीं है या फिर नया बायर है और आप चाहते हो कि उसके लिए स्पेशली मैं अगर कोई पॉलिसी ले लूं, तो ये केस में आपको वहां पे उसके लिए स्पेशली ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप एलसी ओपनिंग बैंक का भी अगर कोई फ्रॉड होता है तो भी आपको वहां पे कवरेज मिल जाएगा। सारा शिपमेंट जो है वो स्पेसिफिक बायर का, पर्टिकुलर बायर का सब शिपमेंट जो है वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। 12 मंथ का इसका टेन्योर पीरियड रहता है। सारे रिस्क यहाँ पे कवर हो जाएंगे, कमर्शियल, पॉलिटिकल और जो है वो आपका मैंने बोला कि एलसी ओपनिंग का, यहाँ पे आपको 80% कवरेज मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने मेंशन की है कि नॉट कवरिंग मर्चेंटिंग ट्रेड और बायर इन आरसीसी कंट्री।
नॉट कवरिंग मर्चेंटाइल ट्रेड मतलब क्या है कि मान के चलो कि आप म्यांमार से जो ग्रीन मूंग है वो मंगा रहे हो और कुवैत एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं मंगा रहे हो, मतलब क्रॉस ट्रेड शिपमेंट जिसको बोलते हैं, मतलब म्यांमार से सीधा कुवैत जाएगा, लेकिन म्यांमार का जो एक्सपोर्टर है वो आपको बिल करेगा और आप जो है वो कुवैत के जो आपका बायर है उसको बिल करोगे आपका मार्जिन रख के। तो वो केस में ये जो पॉलिसी है वो आपको बिल्कुल भी कवर नहीं देगी। या फिर बायर इन आरसीसी कंट्री, आरसीसी मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज जो रहते हैं, मान के चलो कि जैसे अफ्रीका बहुत डेंजर जोन है या फिर वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क वाला कंट्री है, तो वो केस में अगर आप ये पॉलिसी के अंदर लोगे तो वहां पे आपको कवरेज नहीं मिलेगा। तो ये 4 पॉलिसीज दोस्तों थी, मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए न्यू एक्सपोर्टर आपको जानना। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे कौन सी पॉलिसी ली जाए, मैं नया एक्सपोर्टर हूँ, मैं रिसेंटली स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर आपका पहला शिपमेंट है। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी यहाँ पे ले लो। इसका मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ और हर एक का पॉलिसी का मैंने डिटेल वाइज बनाया है, तो उसका पीडीएफ भी मैं आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे प्रोफाइल में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मैंने फोल्डर बना के रखा है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स है, जो नए एक्सपोर्टर्स है, वो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी के अंडर काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहेगा, आपका प्रीमियम भी कम रहेगा, तो वहां पे जो है वो आपको आसानी से कम प्रीमियम में जो है वो आप रिस्क कवर कर सकते हो। अभी ये हो गया दोस्तों पॉलिसी के रिगार्डिंग। लेकिन अभी हम लोग एक 2 पॉइंट पे ऐसे बात करेंगे जहां पे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा अगर आप ईसीजीसी का सपोर्ट चाहते हो या फिर ईसीजीसी से आपको लगता है कि मुझे जो है वो कवर मिल जाए। सबसे पहली बात है कि आरबीआई रेगुलेशंस, आरबीआई रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आरबीआई रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो ईसीजीसी आपको कवर नहीं देगी बिल्कुल भी। अभी आप बोलोगे कि आरबीआई रेगुलेशंस है क्या सर, देखो उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया है कि आरबीआई रेगुलेशंस कैसे काम करता है, कैसे डॉक्यूमेंट आपको प्रोसेस करने हैं एक्सपोर्ट के अंदर। तो वहां पे मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हो, तो आपको डिटेल आइडिया आएगा। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको जो है वो आरबीआई रेगुलेशंस वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो आरबीआई रेगुलेशन जो है, आरबीआई नॉर्म्स जो है, फेमा एक्ट के अगेंस्ट जो भी फेमा के रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको इसी किसी भी हालत में क्लेम नहीं देगा। तो वो आपको मेक श्योर करना है कि वहां पे जो है वो आपको आरबीआई रेगुलेशंस फॉलो करना है। और दूसरा जो है कि कोई भी शिपमेंट करने से पहले, कोई भी शिपमेंट करने से पहले आपको ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेना है प्रीमियम भर के। आप बोलोगे कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया सर और बाद में मैं आपको फिर प्रीमियम भर के इंश्योरेंस लेता हूं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको जो है वो कैसे करना है कि पहले जो है वो ईसीजीसी से आपका जो भी है प्रोसीजर करके ही आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ये 2 चीजें आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ध्यान भी रखनी है कि आपको पहले तो आरबीआई रेगुलेशंस फॉलो करना है, उसके बाद जो है वो सब चीजें जो करनी है आपकी ईसीजीसी की रिगार्डिंग, वो आपको शिपमेंट से पहले करनी है। अभी बात करते हैं कि सर कैसे हम लोग पॉलिसी लेना है, कैसे क्या करना है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। देखिए पार्ट 2 में मैं आपको पूरा चीजें बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्लेम लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कैसे पेमेंट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन ये पार्ट में मैं कैसा इसी से एक्चुअली कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि आपको यूएसए से एक ऑर्डर आ गया है, आप भी नए हो बायर के लिए और बायर भी आपके लिए नया है, ठीक है। बायर क्या बोल रहा है कि मुझे डीपी पेमेंट टर्म पे काम करना है, मतलब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट पे काम करना है। आप बोल रहे हो कि एडवांस चाहिए, लेकिन यहाँ पे बायर भी नया है, सेलर भी नया है, तो ये केस में आपको एडवांस भी नहीं दे रहा है और आपको डीपी पेमेंट टर्म पे भी काम करना है, और ये आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर चाहिए भी और आपको रिस्क भी नहीं लेना है। तो वो केस में कैसा होता है दोस्तों कि आपको पहले ईसीजीसी का जो भी अकाउंट है वो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार आपने अकाउंट ओपन कर दिया तो उसके बाद जो है वो आपको जो है आपके सारे जो बायर्स है उसका डेटा आपको ईसीजीसी को सबमिट करना है कि भाई ये मेरे सारे बायर्स हैं। या फिर मान के चलो कि आपका पहला शिपमेंट है तो यूएसए का एक मेरा ये बायर है, ये मेरे को डीपी पेमेंट टाइम पे जो है मटेरियल मेरे से लेना चाहता है, आप मुझे गाइड करो। तो ईसीजीसी क्या करती है, वो पूरा बायर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है या हिस्ट्री है वो निकालती है कि ये सच में बायर जेन्युइन है या इसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है क्या है।
इसने कभी फ्रॉड किए हैं या नहीं किए, ये सारी चीजें जो है वो आपको चेक करके बताएंगी। अगर उनको लगा कि ये बायर जेन्युइन है, सही है, तो वो आपको ग्रीन सिग्नल देंगे। ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है दोस्तों कि यस यू कैन गो अहेड विद द डीपी पेमेंट टर्म विद दिस बायर। तो एक बार आपको वहां पे जो है वो कंफर्मेशन आ गया, उसके बाद आपको जो है वो पॉलिसी चूज करके पॉलिसी लेना है। जैसे कि स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ये केस में हम लोग ले रहे हैं, तो उसका जो भी प्रीमियम है वो आपको प्रीमियम यहाँ पे भरना है। अभी प्रीमियम कितना आता है, क्या आता है, उसके रिगार्डिंग मैं सेकंड पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसीजर। उसके बाद आपने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जो है वो आप शिपमेंट प्लानिंग कर सकते हो। एक बार शिपमेंट प्लान करने के बाद अभी आप डीपी पेमेंट में तो ऑब्वियसली आप डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक के थ्रू रोटेट करोगे। ठीक है, रोटेट करने के बाद वहां पे मटेरियल पहुंचने के बाद अगर आपका बायर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, बैंक से डॉक्यूमेंट जो है वो विड्रॉ नहीं करता है, या कंटेनर उधर ही पड़ा रहता है, क्लियरेंस नहीं करवाता है, तो वो केस में जो है ईसीजीसी आपको जो है वो यहाँ पे क्लेम देती है 80 to 90% डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पॉलिसी यू आर चूजिंग। तो ये केस में दोस्तों आपको पॉलिसी के अंडर जो है, अगर आप अच्छे नॉर्म्स फॉलो करते हो सही से सारी, तो आपको ईसीजीसी यहाँ पे कवर देता है। तो ऐसे प्रैक्टिकली दोस्तों ईसीसी वर्क करता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपने शिपमेंट कर दिया और बाद में मैं पॉलिसी लेता हूँ या फिर बाद में वेरिफिकेशन करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी डेटा आपका रहता है, जो भी बायर्स के नाम रहते हैं, वो सारा डेटा आपको ईसीसी में सबमिट करना पड़ता है। एक बार आपने ईसीसी में सबमिट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बायर का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको जनरेट करके ईसीसी देती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है शिपमेंट प्लान करना है। तो ये सिंपल दोस्तों ऐसा फंडा है ईसीजी का। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो है वो ईसीजी को इग्नोर करते हैं और बाद में फ्रॉड होने के बाद फिर रोते बैठते हैं। मैंने बहुत सारा ऐसा क्लेम देखा है, 13 लाख रुपए, 65 लाख रुपए, 7 लाख, 9 लाख, 13 करोड़ तक का भी ईसीजी ने क्लेम दिया है। लेकिन हाँ दोस्तों, उसमें कैसा है, क्लेम प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनको भी सारी चीजें वेरीफाई करनी होती है, और आपने भी अगर सारे चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, नॉर्म्स सब फॉलो किए हैं, तो आपको डेफिनेटली वहां पे क्लेम सेटल होने में आसानी होती है। तो ये था दोस्तों ईसीजी के रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लॉन्च करूंगा या फिर जल्दी अपलोड करूंगा, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको क्लेम लेना है, क्लेम्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना प्रीमियम आपको भरना पड़ता है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है, कैसे पेमेंट का प्रोसीजर होता है। तो थोड़ा मैं ईसीसी के ऑफिशियल से बात सारी करके डिटेल निकाल के आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।